नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कड़ी में। मित्रों, हम उसी जोश के साथ फिर प्रिपेयर करते हैं आपके लिए डीएल थर्ड सेमेस्टर के लिए। काफ़ी थोड़े से कुछ दिनों से लिए आपके लिए जो तैयारी है वो डिले हो गई थी मित्रों, लेकिन आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आगे से अब बेहतर तरीके के साथ, उसी जोश के साथ और नए मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ आपके लिए हम फिर से खड़े हैं मित्रों, क्योंकि आपकी जो वर्तमान एग्जाम है वो जल्द ही डेट ऑफिशियल आने वाली। इसलिए मित्रों अपनी तैयारी में जुट जाइए और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, यानी 95 प्लस जो हमारा टारगेट है और लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम अब तक आए हुए 2016 से लेकर के 18 तक के जितने प्रीवियस ईयर्स के अभी तक आए हुए क्वेश्चंस, लघुत्तरी क्वेश्चंस और 2019 के मॉडल क्वेश्चन सभी को इस वीडियो में संकलित करके लेकर आए मित्रों, क्योंकि आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि जितने भी अभी तक आपके एग्जाम्स हुए उनमें लगभग 70 to 80% मोर देन हो सकते हैं मित्रों, हमने कम से कम लिया है 70 to 80% आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, सिर्फ भाषा परिवर्तित होती है मित्रों। इसलिए अब तक आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर एक्सप्लेन के साथ अध्ययन करेंगे और उसी जोश के साथ, उसी तैयारी के साथ कि हमारा जो एग्जाम है जल्दी होने वाला है मित्रों। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें मित्रों, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें संकलित हैं और वर्तमान में 2019 को परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी उनको भी संकलित किया हुआ है मित्रों। इसलिए एक मास्टर वीडियो है। इससे पहले भी हम आपके लिए ट्रिपल कॉम्बिनेशन की वीडियो लगा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर थर्ड प्रश्न पत्र विज्ञान, वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मिल जाएंगे मित्रों। तो सभी को एक एक करके वस्तुनिष्ठ, अतुल्य और लघु उत्तरीय को आपको प्रोवाइड करा सके हैं, लेकिन यह वीडियो आपके लिए मोर देन रिजल्टफुल, मोर देन हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए इस वीडियो को सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करेंगे जो हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप हमारे लेटेस्ट पीडीएफ प्राप्त करते सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मित्रों। तो यहाँ पर आपका पहला ये क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। मित्रों, क्वेश्चन की भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं से टू द पॉइंट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वहीं से रहेगा मित्रों। बस आपको समझना है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, बेहतर एक्सप्लेन के साथ हम आपको क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको और एग्जाम में किताबी भाषा को नहीं लिखना है, ये मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। सिर्फ आपको अपनी भाषा को, किताबी भाषा को सिर्फ समझना है और अपनी भाषा में रूपांतरित करके मोर देन लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप ग्राफिकल विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कार्बनिक रसायन 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को उनकी प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर उनके वर्गों में बांटा गया था। यानी यह जब 19वीं शताब्दी थी तो उनकी जैसे जो प्रकृति में जो पदार्थ थे उन्हीं को उनके आधार पर, ठीक है, कि क्या क्या उनके गुण हैं, उन्हीं के आधार पर उनको उनके वर्गों में विभाजित किया गया था, जिनके आधार पर, उन स्रोतों के आधार पर अगर कार्बनिक रसायन की बात करें तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें फर्स्ट आपके कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और सेकंड आपका अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पदार्थों में डिवाइड किया गया था मित्रों, ठीक है। जंतुओं और वनस्पतियों यानी कि जीवधारियों में उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों में उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बनिक पदार्थ क्या हैं, तो जो जंतुओं और वनस्पतियों यानी जो कोई जीवधारी होते हैं में उपलब्ध जो पदार्थ होते हैं उसको कार्बनिक पदार्थ की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और खनिज पदार्थ, चट्टान, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों में, ठीक है, निर्जीव स्रोतों से जो उपलब्ध पदार्थ हैं उनको अकार्बनिक पदार्थ कहा गया था, ठीक है। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो उन्हें भी बता पाएंगे, चीनी है, यूरिया है, अल्कोहल है, सिरका आदि, ये सभी हमारे जो है कार्बनिक यौगिक के वेग में हैं। तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए हैं, ठीक है। तो चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि इनको कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इन यौगिकों को हम अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखा गया। इन एग्जाम्पल को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, यह जो एग्जाम्पल हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बन जाते हैं। सन 1828 में वेलर, अब कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाने वाला पदार्थ किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाया था, तो 1828 में वेलर द्वारा सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला जो पदार्थ था वो यूरिया था, ठीक है। याद रखेंगे, कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए या कार्बनिक यौगिक पूछा जाए तो यूरिया का संश्लेषण
किया गया था। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है और यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण किस तरह होगा, ठीक है, तो आप याद रखेंगे यूरिया जो है अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO को गर्म करने के पश्चात आपका NH2CO NH2 यानी कि यूरिया आपको प्राप्त होता है। एक बड़ी संख्या में यौगिकों की ऐसी है जिसमें उपस्थित तत्वों में एक तत्व कार्बन होता ही है, ठीक है, यानी अधिकतर संख्या में कार्बन आपको प्राप्त हो जाता है, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं? CO2, CO, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट आदि, ये सभी जो हैं वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये किस के अंतर्गत आएंगे? अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत, ठीक है। कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बन यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकृत किया जाता है। कई बार एक पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक कहाँ है, किस तरह होते हैं या कौन है क्या है, तो आप बता सकते हैं जिन ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक, और जिनमें कार्बनिक उपस्थित नहीं होता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में लिख देंगे आप। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उससे ही उत्पन्न होते हैं, यानी सामान्यतः अगर हम देखे जाता है तो जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन से या उसी के मिलते जुलते उनसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तथा मेथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का बंध होता है। भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आदि के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है वह है कार्बनिक रसायन कहलाती है। अगर प्रश्न बनता है कि कार्बनिक रसायन क्या कहलाती है, तो जो कार्बनिक यौगिक हैं और जिस रसायन शास्त्र के में इन यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा वह कार्बनिक रसायन कहलाएगी। अगर प्रश्न बनता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसा कि प्रश्न बना था कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन के जो तत्व हैं उन दोनों के संयोग से रासायनिक क्रिया के द्वारा जो यौगिक बनते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे कि मेथेन आपका CH4 है, एथेन आपका C2H6 है, एथिलीन है C2H4, एसिटिलीन है आपका C2H2 आदि। इस तरह आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं आगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे। तो पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन के मध्य एकल बंध, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या चारों संयुक्ताएं एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त रहती हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 है आपका C2H6, अगर इसकी श्रृंखला की बात की जाएगी तो CH4 आपकी देखो ये इसकी संरचना है, तो ये एकल बंध के द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा चारों संयुक्ताओं से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इसलिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसी का दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध होगा या त्रिकबंध उपस्थित होगा, वह आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे कि आपकी एथिलीन है, आपकी एसिटिलीन है। कई बार पूछा जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा एसिटिलीन या एसिटिलीन में से कोई एक मिल जाएगा, आप बता सकेंगे, ठीक है मित्रों। तो संतृप्त और असंतृप्त दोनों ही समझ पाएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है ये भी आप समझ पाए बेहतर तरीके से। कार्बनिक पदार्थों की अगर पूछा जाता है कि कार्बन पदार्थ उपस्थित रहता है प्रकृति में, तो आप याद रखेंगे कई बार ऑप्शन में बन जाता है कि जो कार्बन पदार्थ है वो मुक्त रूप से और यौगिक रूप दोनों ही रूपों में उपस्थित रहता है, ठीक है, मुक्त रूप में भी रहता है और यौगिक रूप में भी उपस्थित रहता है, तो आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का संक्षेप में बताइए। यानी जब धातुओं का संरक्षण किया जाता है यानी संरक्षित किया जाता है तो कौन कौन सी विधियों को अपनाया जाता है। तो देखिए धातुओं के क्षरण से बचाने के लिए यानी कि उनके नुकसान होने से या उनके क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा से बचाया जाए। यानी वायुमंडल में जो उपस्थित नमी होती है, हवा होती है, अगर उससे बचाया जाएगा तो धातुएं जो क्या होंगी संरक्षित हो सकती हैं। तो धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे फर्स्ट आपका मिश्र धातु बनाकर, यानी कई धातुओं को मिश्रण करके एक धातु तैयार की जाती है, जिससे क्या होता है कि किसी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अत्यधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील है, लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है। अगर पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील क्या है, तो लोहे और कार्बन के दोनों के योग से मिली हुई है, यह मिश्र धातु है जिसे आसानी से जंग नहीं लगती है। तो ये कई बार पूछा जाए कि संरक्षण से बचाई जा सकती है। तो मिश्र धातु बनाकर
दूसरी विधि आपकी ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल की परत जो है धातु को वायु और नमी से संपर्क को समाप्त कर देती है और उसे संक्षारण से रोकती है। यानी ग्रीस या तेल से क्या हो जाता है, जो धातु होती है उसके परत एक पतली सी परत चढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें जो उपस्थित नमी और वायु का जो संपर्क होता है उसे तोड़ देती है, जिसके कारण वह उसका क्षरण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो मिश्र धातु बनाकर ग्रीस या तेल लगाकर विद्युत लेपन के द्वारा, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड प्लेटिंग भी बोलते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम है आपकी, टिन तथा निकेल वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहा का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम का क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विद्युत लेपन किया जाता है। यानी भिन्न भिन्न धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए उनके लिए, जैसे कि क्रोमियम जो टिन और निकेल का, तो इससे वायुमंडल की जो नमी होती है और हवा होती है उससे बचने के लिए कई बार क्या की जाता है, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी हम धातुओं को संरक्षण रख सकते हैं। अगली विधि आपकी पेंट लगाकर, यानी पेंट या जिसे हम बोलते हैं कि कलर करके। ठीक है, तो धातुओं की वस्तुओं को सतह पर पेंट करके उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल या सामानों को पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट के द्वारा उन पर एक पतली सी एक आवरण चढ़ जाता है, जिसके कारण जो वायु का जो संपर्क है और नमी का जो संपर्क है उस धातु से टूट जाता है, जिसके कारण क्या होती है, उसमें जो संक्षारण नहीं या उसका क्षरण नहीं हो पाता है। मित्रों, धातु चढ़ाकर कई बार क्या होता है, जैसे गलवनीकरण विधि भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अन्य धातु चढ़ाकर, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलाते हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसी विधि को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण विधि भी है। तो कई विधियां हैं जिसके द्वारा हम धातुओं को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, मिश्र धातु बनाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, धातु चढ़ा करके आदि के माध्यम से हम भिन्न भिन्न धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन का अर्थ यही होता है, और जलीय एवं मस्तूलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण से समझाइए। तो सबसे पहले हम अनुकूलन को समझते हैं। अनुकूलन का अर्थ ये होता है कि आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों ने ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यह हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि अनुकूलन का स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जो जीव हैं उनके लिए पर्याप्त जो आवश्यक तत्व हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता होने पर ही वह अनुकूलित रह पाता है, हम इस तरह बता सकते हैं। तो वह उसके लिए वह अनुकूलन क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जलीय अनुकूलन है, तो जितने भी हमारे जलीय जीवधारी हैं, जैसे मेंढक है, मछली है, जलकुंभी है, सिंघाड़ा आदि, अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। और जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क भी पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे कि जलक्लोम्स यानी गिल्स पाए जाते हैं। तैरने के लिए इनके शरीर पर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। आँखों में निवेशक पटल होती है। और ये सभी लक्षण मछली को जल में तैरने, भोजन तलाश करने तथा श्वसन के प्रति अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुकूलन का अर्थ यही होता है कि जो भी जीवधारी हैं जिस भी क्षेत्र में अनुकूलन चाहते हैं, तो उसके लिए जीवित रहने के लिए भोजन संबंधी से लेकर के उसके अन्य जितनी भी आवश्यकताएं उनको अगर पूर्ति करता है तो वह उसका अनुकूलन क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि मछली के लिए जल अनुकूलन है क्योंकि उसमें जलक्लोम पाए जाते हैं। उसकी शरीर की रचना धारा रेखी होती है जो कि चपटे पंख होते हैं जिसके कारण वो तैर सकती है। निवेशक पटल भी होते हैं, तो इनके कारण अपनी भोजन की तलाश और शोषण के प्रति वह अनुकूल होती है जलीय में। ठीक है, तो अन्य जलीय जंतुओं में ये अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण भी वे जल में निवास कर पाते हैं। जंतुओं को तरह तरह की जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदु तक अधिकता होती है, यानी इनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, यानी इनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी कोमल होती हैं, मृदुल होती हैं। ठीक है, और काष्ठीय ऊतक जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म भाग में होते हैं। पत्तियां पतली, कटी फटी तथा तैरने में अवस्थ होती हैं। ठीक है, पत्तियां प्राय रंध्र का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। ठीक है, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें आपने देखा होगा उनके जो पौधों का जो शरीर है कोमल होगा, रेशेदार होगा। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो कोमल होंगी। ठीक है, और इनमें रंध्रों का अभाव होता है। ठीक है, और इनका जो जड़ तंत्र होता है वो अल्प विकसित यानी थोड़ा ही विकसित होता है, जो कि तना पूर्ण व्रंत तथा पत्तियां अधिक वायुकोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका जो तना है पूर्ण व्रंत तथा पत्तियां अधिक वायुकोश होते हैं इनमें, और जलीय पौधे जो स्पंजी व हल्के होते हैं। स्पंजी मतलब पानी को सोखने योग्य। ठीक है, और हल्के भी होते हैं, जैसे कि जलकुंभी है। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है। ठीक है, जिससे कि जल से गल ना सके। ठीक है, और इनकी
जो कि इनकी पानी से सुरक्षा करती है। इसी कारण जलीय पौधे जो होते हैं वातावरण से अनुकूल कर पाते हैं। इसी प्रकार आपका आता है मरुस्थलीय अनुकूलन। तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं की विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कि ये ऊँट, आपको पता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो गद्दीदार पैर होते हैं, जो रेत होता है उसमें धंस नहीं पाते हैं और लगभग वो 1 माह तक पानी का जो संचलित कर सकता है अपने कुवड़ में, यानी 1 माह तक वो प्यासा रह सकता है, अपना स्टोर कर सकता है अपने कुवड़ में, जिसके कारण जो वहाँ पर जो कमी पाई जाती है उसके लिए अनुकूलन हो जाती है। इसलिए वह वहाँ उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को, ठीक है। तो वह मरुस्थल उसके लिए अनुकूलन है। जंतुओं को समान मरुस्थल में उगने वाले पौधे जैसे पौधे एवं पेड़ों को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह पौधे प्राय पानी की कमी, सूर्य की तीव्र रोशनी तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहते हैं, क्योंकि देखिए इनके पानी की कमी होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनको अपने जीवन संबंधी जो कठिनाइयाँ काफ़ी का सामना करना पड़ता है और सूर्य की जो तीव्र रोशनी होती है और जो तापमान होता है उनको इनको सहन करना पड़ता है। इसलिए मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पादपों की विशेषताएं होती हैं, तब भी आप इसमें से देखिए दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों में से आपके शॉर्ट जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहीं से काफ़ी मिल जाएंगे। वैसे तो हमने अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर, लेकिन इनको बेहतर तरीके से समझेंगे तो उनको भी क्लियर होते चलेंगे। जैसे कि जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है और गहराई में जाता है। पानी की कमी होने के कारण इनका जो जड़ तंत्र होता है वो अत्यधिक दूर तक फैला हुआ होता है और अत्यधिक गहराई तक जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तना मांसल चपटा तथा हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के लिए साथ जल संचित करने का कार्य करता है, ठीक है, जैसे कि नागफनी, ठीक है, यानी मांस युक्त होगा, जो क्या करेगा, वो जल को संचित कर लेगा, ठीक है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं, इससे बाष्पोर्जन कम होता है। आपने देखा हो खासकर जो पौधों में बाष्पोर्जन की जो पत्तियों के पीछे पिछली सतह पर जो होते हैं रंध्र पाए जाते हैं, जिससे बाष्पोर्जन होता है। लेकिन यहाँ जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके रंध्र जो होते हैं गड्ढों में धंसे होते हैं, जिससे उनकी जो बाष्पोर्जन क्रिया है वो काफ़ी कम होती है। जैसे कि कन्नेर का पेड़ है, आपने देखा होगा। बाष्पोर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पत्तियों पर जितने भी रेगिस्तानी जो मरुस्थलीय पौधे हैं उन पर मांसल या कांटे पाए जाते हैं, जिससे कारण क्या होगा, बाष्पोर्जन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती है, कम होती है, ठीक है। जैसे कि नागफनी है, धिकवार है, सतावार है, भनभंडा है आदि, ये सभी जो पौधे हैं वो मरुस्थल के लिए अनुकूल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। स्टरलाइजेशन एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं हो पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को, जितने भी हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे उनको रक्षित किया जाता है, ठीक है, और एक लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि वो खराब नहीं हो पाते हैं। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रिया तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियां तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन विधि बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, जो खाद्य परीक्षणों की यानी खाद्य जितने भी सामग्री है, पदार्थ हैं, उनको सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, अपने स्तर पर आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। तो पर्यावरण से संबंधित भिन्न भिन्न क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि पर्यावरण संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले कारकों यथा जैसे कि वायु, जल है, मृदा है, ध्वनि, रेडियोधर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि से पर्यावरण की सुरक्षा करने से है, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण की समस्या विकसित देशों में, जितने हमारे विकासशील देश हैं उनमें अत्यधिक पर्यावरण की जो समस्या है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो हमारे हैं जो कदम हैं वो निम्न हैं, जिसमें पहला है हमारा संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित रहे, यानी इस प्रकार के संसाधनों को उपयोग किया जाए जो कि सामाजिक रूप से भी और पर्यावरण के भी मित्रवत रहें, ठीक है।
सेकंड पॉइंट है आपका विकासशील देशों की जो परिस्थितियां हैं एवं विशेष प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके अनुरोध पर आर्थिक तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान उपलब्ध कराया जा सके, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। यानी जितने भी हमारे विकसित देश हैं उनकी विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति के अनुरोध पर ऐसी तकनीकी विधियों को उपलब्ध कराना जिससे पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान उनको उपलब्ध कराया जा सके। तृतीय बिंदु हमारा वन्य जीवों को उपयुक्त प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करना तथा उनके आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी है। जो भी जीव जंतु जो वनों में निवास करते हैं, वन्य जीव हैं, उनकी प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करना, जैसे कि उनको जू चिड़ियाघर आदि में उन्हें आश्रय स्थलों में अच्छी तरीके से उनकी भोजन व्यवस्था की व्यवस्था करना, ये मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी। मादक पदार्थों या अन्य पदार्थों का विसर्जन तथा ऊष्मा का विसर्जन इस प्रकार हो कि पर्यावरण प्रभावित न हो। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी देशों के निवासियों को उचित समर्थन मिलना चाहिए। यानी ऐसे जो मादक पदार्थ जो अन्य विसर्जन करने से, यानी जो जलीय है या नदी में आपने विसर्जन कर दिया या जो केमिकल युक्त है, तो विसर्जन से कोई अन्य प्रभावित या पर्यावरण प्रभावित न हो। ठीक है, इस तरह के दिशा निर्देश मिलने चाहिए उनको। समुद्र के ऐसे प्रदूषण को नियंत्रित करना जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य, समुद्री जीवों जीवन का खतरा अथवा समुद्र के लिए हितकारी उपयोग में बाधा उत्पन्न हो। ठीक है, तो समुद्र के द्वारा जो भिन्न भिन्न जैसे पॉल्यूशन के द्वारा आदि के द्वारा जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अस्वस्थ हो रहा है, तो उसके लिए जो जीवन वहाँ पर जीव निवास करते हैं उनके लिए जो खतरा बना हुआ है उनके लिए हितकारी कदम या उपयोग करने चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इसलिए विकासशील देशों को आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से आवश्यक सहयोग भी देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में चार्टर द्वारा राज्यों को अपने संसाधनों को इस प्रकार से दोहन का अधिकार है कि वो पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। यानी ऐसा हमारा जो चार्ट है वो तैयार होना चाहिए राज्यों के लिए अपने अपने संसाधनों के रूप में कि जो पर्यावरण को हानि ना पहुँचाए। छोटे छोटे सभी देशों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु बराबरी का कार्यवाही करनी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभावों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर विचार करना, जिससे सभी सार्वभौमिकता तथा उनके हित सुरक्षित रह सकें। ठीक है, ऐसी द्विपक्षीय या पर्यावरणीय नीतियों पर विचार करना जिससे कि जो पर्यावरण की सुरक्षा यथासंभव बनी रहे। मानव तथा पर्यावरण के आणविक हथियार एवं अन्य जन संहारक साधनों से प्रभाव से बचना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून को कठोर से लागू करना चाहिए, आवश्यक है। जैसे कि आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम कई बार पूछा जाता है, तो कब आया था? 1974। संशोधित अधिनियम 1978, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1981 और संशोधित अधिनियम 1987। तीसरा है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और भारतीय वन अधिनियम 1927 आदि। ये सभी हैं जो अधिनियम हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित रखते हैं। कई बार पूछा जाता है कि पर्यावरण संबंधी अधिनियम कब और किस वर्ष में आए, कई का प्रॉपर नाम देकर पूछा जाता है, तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। यानी कोई भी पुष्प है, आपको उसको फिगर बनाना है, चित्र बनाना है, तो किस तरह बना सकते हैं? पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतर होता है, ये अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इस ही हम पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है जो कि हरी पत्तियों निपत्रों से ढकी रहती है। इन पत्तियों को बहापुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं, कई बार पूछा जाता है। अंग चक्र में लगे रहते हैं, इन अंगों के प्रत्येक भाव को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे 2 चक्र सहायक तथा ऊपर 2 चक्र बाहुपुट कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं, जो एक पुष्प का अच्छी तरीके से चित्र अगर बनाने के लिए बनता है तो बेहतर तरीके से इसको मस्तिष्क में धारण कर लीजिए और आप बना सकते हैं, जिसमें 4 जो भाग होते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके भाग जो हैं, पहला है आपका बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं और रंगहीन बाह्य दलपुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में सहायता देते हैं। यह रोमदार रचना में बदल जाते हैं और तब इन्हें रोमगुच्छ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका बाह्य दलपुंज। ठीक है, अच्छी तरीके से। द्वितीय आपका दलपुंज है, यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दल
पुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। यह पुंकेसर को अंडक की रक्षा करते हैं। थर्ड है आपका पुमंग है, यह कार्य परागण उत्पन्न करता है। और फोर्थ जो है जयांग है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग, ये आपके पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। जयांग स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र के कार्य परागणों को ग्रहण करना होता है और वर्तिका का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है मित्रों, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे एक पुष्प की संरचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेंस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, अभिसारी एवं अपसारी लेंस का क्या अंतर है, सचित्र एवं संक्षेप में समझाइए मित्रों। तो बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे लेंस को। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल होता है, ठीक है। तो बता सकते हैं आप, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम का कोई भी टुकड़ा हो सकता है या, ठीक है, जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ जो है वो समतल होगा। तो सामान्यतः अगर लेंसों की बात की जाती है तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है अलग से भी पूछा जा सकता है। और दूसरा हमारा अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस के बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा होगा यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, जैसे कि हमारे हथेली हाथ है तो पीछा हुआ भाग, ठीक है, तथा किनारों पर पतला होता है, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य में भाग में जो मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा, वह हमारा उत्तल लेंस कहलाएगा। अगर प्रैक्टिकली आपको देखना है तो जिसे छूने पर, आवाज़ करने पर जो मध्य में क्या होगा उभरा हुआ होगा और किनारों पर पतला होगा, वो आपका उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक है। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। या अगर हम स्पर्श करने की बात करें कि स्पर्श करके पहचानिए, तो जो मध्य भाग है वो स्पर्श करने पर अंदर की ओर धंसा हुआ होगा और जो उसका बाहरी किनारे होते हैं वो मोटे होंगे, वो अवतल लेंस कहलाएगा। जैसे कि अगर आपकी हथेली है तो आपके जो जस्ट सामने है वो आपका अवतल लेंस की तरह आपका भाग करेगी, और जो आपके पीछे जो बिल्कुल से हथेली के पीछे ही बिल्कुल से जस्ट उत्तल लेंस की तरह आपको स्पर्श करके बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। दोनों प्रश्न तो इस तरह आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। उत्तल लेंस उस आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इससे इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कई बार पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस है तो उत्तल लेंस का ही नाम, ठीक है। तो जैसे उत्तल लेंस है ये, तो जो भी प्रकाश की किरणें हैं, ये समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो ये क्या कर देगा, उन्हीं को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है और उन पर ही ये अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अवतल लेंस, यह लेंस उस पर आपतित जो इतनी भी समांतर किरण होती हैं चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है और इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि अपसारी और अपसारी लेंस क्या है, तो अपसारी आपका अवतल होगा, अपसारी आपका अवतल लेंस होगा, ठीक है, जिस पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से। और लेंस संबंधी और भी आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें भी आप याद रखिए। वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो C1 और C2 लेंस की दोनों वक्र प्रश्नों की जो वक्रता केंद्र है, लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जो आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं भिन्न भिन्न लेंसों के माध्यम से, इसका मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, ठीक है, आप अच्छी तरीके से ये वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष आपका वक्रता केंद्र C1 C2 से गुजरने वाली XY रेखा को ये मुख्य अक्ष कहलाती है। तो जो भी आपका केंद्र होता है, ठीक है, यहाँ से जो रेखा गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें में विचलन नहीं होता है, वो आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। चित्र में आप बिंदु O के द्वारा प्रकाशिक केंद्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यानी जिसमें बिल्कुल भी विचलन नहीं होगा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र आपका कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी हरित गृह प्रभाव जिसे बोलते हैं, धरती के बढ़ते तापमान में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो यह तपती हुई धूप में खड़ी कार की सभी खिड़कियां बंद कर दें तो कार के अंदर असहनीय गर्मी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश खिड़कियों की शीशों से गुजरकर अंदर पहुंचता है। प्रकाशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है और कार को गर्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगने के लिए बनाए जाते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशे के बनाए जाते हैं, अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से निकलने नहीं देती है, ठीक है। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बनाए रखती है, परंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाएगी जो उसका तापमान बढ़ा देगी और ऊष्मा इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ठीक है।
ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का प्रमुख योगदान करने वाली गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी क्लोरोफ्लोरेंस CFC बोलते हैं 6 है, ठीक है, और आपकी मेथेन, ओजोन और आपका जल वाष्प आदि ये काफ़ी प्रमुख हैं। कई बार पूछी जाती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैसें हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर एक शब्द में या डेफिनेशन अपने शब्दों में लिखनी है तो वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या अधिकता हो जाए तो वह ऊष्मा जो वायुमंडल में रोक ली जाती है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, वही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसके लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोस, ठीक है, CFC, CH4 है आपकी, ओजोन है आपकी, और जल वाष्प आदि, ये सभी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीथेन या मार्स गैस के, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो मीथेन एक प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैस में उपस्थित होती है, ठीक है, जो कि दलदल स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। यानी जितने भी दलदल स्थान होते हैं पेड़ पौधों के या सड़ने गलने से जो उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है वहाँ पर, जिसके कारण इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूटन के गति विषय के तीनों नियमों को लिखिए, ठीक है। तो वैज्ञानिक न्यूटन के द्वारा गति के संबंध में 3 नियम दिए गए थे, तीनों महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन गति का प्रथम विषय का जो गति का पहला नियम है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही बनी रहेगी जब तक, या यदि वह सरल रेखा में है तो एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी रेखा में उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किए जाए। इसे गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा प्रथम नियम न्यूटन का कहता है कि जब कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी, ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल से कोई बल लगाकर उसे वहाँ से हटाया ना जाए, ठीक है। जैसे कि कंबल कहा जाता है, कई बार क्या जाता है कि कंबल को डंडे से छटकने से उसके धूल के कण गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके जड़त्व के कारण ही, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूटन का गति विषयक नियम जो कि द्वितीय है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसके गुणनफल के अनुपाती होता है, यानी F बराबर होता है आपका m/a, ठीक है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपका इसे ही हम गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगर गुरुत्वीय त्वरण g होता है तो F बराबर mg हो जाता है, याद रखेंगे आप। जैसे कि आप देखते हैं क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह हमारा क्या होता है, न्यूटन का गति के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। न्यूटन का गति का तृतीय नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है या लगाती है, ठीक है। इसी को हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे, ठीक है। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तैरते समय मनुष्य पानी की ओर पीछे धकेलता है, यह क्रिया परिणाम स्वरूप है, ठीक है। और जल मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, यह उसकी प्रतिक्रिया है, ठीक है। जैसे कि आपको देखा घोड़ा गाड़ी खींचते समय जो है घोड़ा है वो अपनी पिछली टांगों पृथ्वी और काफ़ी और दबाता है और जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी घोड़े को आगे की ओर बल लगाती है, धकेल दी, जिससे गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जैसे कि तोप का भी एग्जाम्पल इसी तरह है, ठीक है। या नाव पर भी व्यक्ति पर चढ़ते हैं तो यही आपके न्यूटन के तृतीय नियम के भी एग्जाम्पल हैं, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत को संक्षेप में बताइए, ठीक है। तो जो रॉकेट का जो सिद्धांत है उसे बेहतर तरीके से समझेंगे तो रॉकेट किसी ज्वलनशील पदार्थ को जमा कर गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। यह गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना अधिक होगा रॉकेट भी उतनी ऊपर की ओर जाने में अधिक वेग से उठता है, ठीक है। जिस पर आप इसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो रॉकेट की रचना अगर पूछी जाती है तो आप बताएंगे। तो रॉकेट जो है एक धातु के मजबूत खोल के अंदर एक कक्षा में द्रव विभूत ऑक्सीजन तथा दूसरे कक्ष में द्रव ईंधन रहता है या भरा हुआ होता है। द्रव ऑक्सीजन तथा ईंधन पाइप की सहायता से दहन कक्ष में एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं। ऑक्सीजन व ईंधन के इस मिश्रण
में जब चिंगारी प्रदान या स्पार्किंग कराते हैं तो उच्च ताप पर या दाब पर गैस रॉकेट के नोजल में से तीव्र गति से बाहर निकलती है और गैस से निकलने की विपरीत दिशा में रॉकेट तेजी से ऊपर उठता जाता है। ठीक है, रॉकेट का वेग बढ़ाने के लिए एक खंड की जगह बहुखंडीय रॉकेट का प्रयोग करते हैं, यानी एक खंड नहीं होता, उसमें कई छोटे छोटे खंड बने होते हैं। इन्हें समाप्त होने पर रॉकेट एक एक खंड करके क्रमानुसार अलग होता जाता है तथा रॉकेट उच्च वेग से ऊपर की ओर उठता जाता है। और भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने के लिए उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रह से न केवल दूर संचार व्यवस्था में भी अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया है, वरन सुदूर संयोजन में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, परंतु परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में अनेक लाभकारी कार्यों के लिए सिद्ध किया जा सकता है। तो आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे रॉकेट का सिद्धांत, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन का तृतीय नियम का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें अगर संरचना भी पूछी जाती है तो भी आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्पष्ट तरीके से इसको ध्यान में रख लीजिए, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें जो मूलांकर पाए जाते हैं वो नाइट्रीकरण स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, खासकर राइबोजियम जो है मटर के पौधों में है। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से इसे समझ लीजिए और ये एग्जाम में आपके में बनना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उक्त रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, उक्त रक्तचाप बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला जो बल है या दाब है सामान्य से अधिक हो जाता है, उसे हम उच्च या उक्त रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप की बीमारी के कारण व्यस्त जीवन शैली का होना, आहार का खराब होना या तनाव या डिस्ट्रेस का होना, ये इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर आप समझ पाए होंगे। उच्च रक्तचाप के लक्षण बताइए। अगर लक्षण पूछे जाते हैं तो हमारे लक्षण जो है निम्न हैं। उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति के सिर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगता है तथा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उच्च रक्तचाप की दूसरी अवस्था में जबकि रोगी प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है, तब उल्टी होना, जी घबराना, अत्यधिक बेचैनी, पाचन संबंधी विकार शुरू हो जाते हैं, आंखों में धुंधलापन छाने लगता है तथा रोगी को नींद नहीं आती है। तृतीय आपका लक्षण है कि उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था अर्थात भयानक अवस्था होती है। इसमें हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, नाक से खून आना, दिमाग की नली फटने जैसे मरीज बेहोश भी हो सकता है, गुर्दे खराब होने लगते हैं तथा हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर के हमारे जो हैं विभिन्न प्रकार के कारण हैं या लक्षण भी हो सकते हैं, इनको ध्यान में रखना होगा, बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जापानी मस्तिष्क ज्वर कई बार एग्जाम्स में आपके में बना है और संभवतः आपके बनने की संभावना है। इसका संक्रमण किससे होता है? तो जो जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का एक दिमागी बुखार होता है जो वायरस संक्रमण की वजह से होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है वो वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, इसे इंसेफेलिस, ठीक है, दिमागी बुखार भी बोला जाता है। ये खास किस्म के वायरस के द्वारा होता है जो कि मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं और उनके काटने से ही होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे जापानी मस्तिष्क ज्वर बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिजों में कितने एम्पियर के फ्यूज लगे होते हैं? तो फ्यूज एक तरह से सर्किट होती है, तो सर्किट का एक संरचनात्मक, जिसे हम संरचनात्मक अवयव बोलते हैं। ठीक है, जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ में जो विद्युत धारा होती है उसके प्रवाह को रोक देता है, यानी बीच में सर्किट का जो होता है प्रवाह होता है उसे रोक देता है। ठीक है, तो वो आपका फ्यूज कहलाता है। साधारणतः हीटर में फ्यूज जो है 5 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉन के फ्यूज लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है तो आप बता सकेंगे बेहतर तरीके से। फ्यूज एक तरह की एक युक्ति है जो आपके घरेलू जितने भी महत्वपूर्ण कीमती संसाधन है उनकी सुरक्षा करती है। जब भी धारा उससे अत्यधिक मात्रा में बहने लगती है तो उसके प्रभाव को वो बीच में रोक देता है, वो फ्यूज। ठीक है, तो आपका फ्यूज कहलाएगा। नेक्स्ट आपका, तरंगों के प्रकार बताइए। तो या यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो जो तरंगे हैं, सबसे पहले तो हम यांत्रिक तरंगों को समझते हैं कि यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। तो वे तरंगें जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम अति आवश्यक है, यानी ऐसी तरंगें जो भौतिक माध्यम में गमन करती हैं यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगें अथवा प्रत्यास्थ तरंगें भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, अथवा ये वे तरंगें जो किसी ठोस द्रव अथवा गैस पदार्थों के कणों के दोलनों द्वारा उत्पन्न होती हैं
तथा आगे बढ़ती हैं यांत्रिक तरंगें अथवा प्रत्यक्ष तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जैसे वायु में ध्वनि तरंगें, जल में गिरने पर पत्थर के कारण उत्पन्न जो भी तरंगें होती हैं, रस्सी में दोलनों के द्वारा जो उत्पन्न तरंगें होती हैं। तो माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगें जो हमारी दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तो याद रखेंगे दो प्रकार की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, अलग से भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जब किसी तरंग में माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, यानी जब तरंग के माध्यम के जो भी कण हैं उसी की चलने की दिशा में लंबवत कंपन करेंगे तो उत्पन्न तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगी। यह तरंगें सुरंग तथा गर्त में के मिलने से बनती है। ठीक है, जब तालाब के पत्थर फेंका जाता है या जल में पत्थर फेंका जाता है तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। कई बार पूछा गया। ठीक है, तो तालाब में पत्थर फेंकने से उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगें उठे हुए भाग को सुरंग अथवा दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सुरंग और गर्त में जो चलने वाली तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, जो कि माध्यम में जो कण की चाल होती है उसी दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगें, जब किसी तरंग के माध्यम कण तरंग की दिशा चलने की दिशा के में ही कंपन करेंगे, यानी जिस दिशा में कण चल रहे हैं उसी दिशा में कण कंपन भी उसी दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो आपकी क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी। यह तरंग संपीड़न एवं विरलन, यानी संपीड़न का मतलब सघन एवं विरलन में मिलने से बनती है। जब स्वरित्र को कंपित कराते हैं तो स्वरित्र की भुजाएं बाहर की ओर जाती हैं और संपीड़ितता, जब भुजाएं अंदर की ओर जाती हैं तो विरलन उत्पन्न होता है और यह हमारी अनुदैर्घ्य तरंगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तरंगों की यांत्रिक तरंगें हमारी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जैसा कि आप समझ पा रहे हैं हमारे जो उपयोग हैं वो निम्न हैं। कार बस तथा ट्रक के चालक के पास बाहर की ओर दाईं तरफ एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। कई बार पूछा जाता है साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आप बता पाएंगे उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने के लिए तो लैंपों में जो लैंप होते हैं परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं, अवतल दर्पण उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और मोटर वाहनों में जो भी बत्तियां में या टार्च में बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता पाएंगे अवतल। डॉक्टर जो यूज करते हैं, ठीक है, तो डेंटिस्ट होते हैं उनके लिए भी अवतल दर्पण का ही वो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया एक इस प्रकार का रोग हो जाता है, यानी दृष्टि, जैसे हम दूरदर्शी रोग कहते हैं, ये अंग्रेजी रूपांतरण है उसका। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया जो मेट्रोपिया है वो एक व्यक्ति में दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष में भी यही विशेषता। ठीक है, उसी का ये अंग्रेजी रूपांतर है, कई बार पूछा जाता है अंग्रेजी वर्ड में। ठीक है, तो यानी ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को उसे स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता, यानी धुंधली दिखती हैं, तो उसे ही हम हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि रोग कहते हैं। ठीक है, अब इस रोग में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे दूर जाकर के आगे बनता है। ठीक है, इसी तरह याद रखेंगे, उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसका प्रतिबिंब थोड़ा दूर जाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी ध्वनि जब एक दूसरे से यानी आपस में टकराएगी तो परावर्तित होगी। ठीक है, तो कारण गूंज सुनाई पड़ती है। ध्वनि जो प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तक केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि के परावर्तक बार बार होता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि परावर्तक और ध्वनि तल के मध्य में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे 16.6 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 16.6 मीटर एक्यूरेट है, अगर नहीं मिलती है तो 17 मीटर अभी आप ऑप्शन में मिलता है तो आपका करेक्ट होगा, नहीं है तो आप 16.16 ही लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ध्वनि संचरण, ध्वनि संचरण की 3 सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो ध्वनि के संचरण के लिए सिद्धांत आपको बताएं, तो ध्वनि का संचरण, देखो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, बस इतना आप देखें। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जब माध्यम ही नहीं मिलेगा उसे तो वह गमन नहीं करेगी। ठीक है, ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गति करती है, लेकिन निर्वात में नहीं करती, इतना याद रखना। अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। वायु में ध्वनि का संचरण, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु कणों में कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है,
ये कण आगे कणों को भी कंपित करते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप कान के भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि सुन पाते हैं। ये एक दूसरे से बल लगाते हुए यानी धक्के चलते हुए कंपन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये ध्वनि का संचरण हो पाया वायुन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका द्रव में ध्वनि का संचरण किस प्रकार होता है, तो इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम दो पत्थर के टुकड़े लें, अब दोनों हाथ में लेकर इसके आपस में टक्कर करें या रगड़ें उनको, ठीक है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब एक बाल्टी में पानी लें, पत्थरों के टुकड़ों को पानी में लेकर जाकर इसमें टक्कर करें या उसको रगड़ें आपस में, तब भी ध्वनि है हमें सुनाई पड़ती है। तो इसमें स्पष्ट है कि ध्वनि का जो संचरण है वो द्रव में भी हो सकता है, ठीक है। आसान सा प्रयोग है, आप कर के देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ध्वनि का संचरण, ठीक है, ठोस में। तो देखिए इसके लिए आपको एग्जाम्पल लेने की जरूरत है, अदरवाइज आप वैसे भी बता सकते हैं। सर्वप्रथम टीन के 2 डिब्बे लें, प्रत्येक डिब्बे में लगभग 15 से 20 मीटर लंबा धागा डालें, धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगाएं, साथी की सहायता से दोनों डिब्बों को एक दूसरे की इतनी दूरी पर ले जाएं कि खींचा तना जो धागा है वो खींचा या तना रहे। अब साथी से बातचीत करें तो ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार मेज के किनारे से ठोकने पर दूसरे किनारे पर आवाज़ सुनाई देती है, या आपकी कोई भी धातु है अगर उसको एक जगह पीटते हो तो आगे तक भी उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ठोसों में भी ध्वनि का संचरण होता है, ठीक है। तो इससे इस निष्कर्ष निकलता है कि भाई जो ध्वनि का संचरण ठोसों में भी होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत हैं हमारे, इनको याद रखेंगे। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना माध्यम के ध्वनि गति या गमन नहीं करेगी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ध्वनि किसी भी माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस में संचरित हो सकती है, निर्वात को छोड़कर। स्रोत से ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परावर्तन के प्रकार बताइए या प्रकाश के परावर्तन के नियम को चित्र बनाकर समझाइए। कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है मित्रों, तो बेहतर तरीके से समझेंगे। परावर्तन जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन, ठीक है। सबसे पहले तो हम परावर्तन को समझते हैं। जब कोई देखो किरण, प्रकाशीय किरण किसी ऐसे या चमकदार सतह से या अपारदर्शी तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसमें हमारी जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए, यह इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो कुछ नियमित होता है, आपका अनियमित होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन। तो चिकनी सतह पर होने वाली परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन किसी एक ही दिशा में होता है, जैसे समतल दर्पण पर परावर्तन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि चिकनी सतह में एक ही दिशा में, ठीक है, परावर्तन हो रहा है, इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। जो कि भिन्न भिन्न दिशा में होगा। अनियमित यानी अनियमित परावर्तन क्या होता है, खुरदरी जो सतह होती है होने वाला परावर्तन जो होता है अनियमित होता है। यह सभी दिशाओं में अनियमित रूप से हो सकता है, जैसे लकड़ी की तख्ती का परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इस तरह न जा करके ये क्या हो रहा है, इधर उधर यानी अनियमित तरीके से परावर्तन हो रहा है। तो आप समझ पाए होंगे हमारा परावर्तन जो है नियमित और अनियमित 2 प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी तल से परावर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी किसी तल के पश्चात जब परावर्तित होकर के ध्वनि वापस आती है, टकरा कर लौटती है, तो आपकी वह ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित जो तल है उसके बीच की कम से कम जो दूरी है वो 16.6 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज जो होती है ध्वनि में परावर्तन उसका कई बार होता रहता है। जैसे आपने देखा है, जब ग्राउंड है आपका या हॉल है तो उसमें आपकी जो ध्वनि है गूंजती रहती है। आपने देखा सिनेमा हॉल में जो ध्वनि गूंजती है तो उसको रनन को रोकने के लिए उसमें लगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो वन संरक्षण, जन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण, जीन बैंकों की स्थापना, ठीक है। तो पहला है आपका वन्य जीव संरक्षण, जिसके अंतर्गत आपके प्राकृतिक आवास प्रबंधन आते हैं। द्वितीय आपका उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों एवं जंतु विहारों की स्थापना आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग के लिए, ठीक है। तो सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, खाने से पहले रक्त में जो शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा 70 से 100 या 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, ठीक है, मध्य होनी चाहिए। या खाने के बाद जो स्तर है वो 110 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम होता है, चला जाता है, और पर मध्य हो जाने पर यह स्तर सामान्य नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह उसका जो है वो ग्लूकोज यानी उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे अधिक होती है तो हम कह सकते हैं कि वह जो है व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए। तो देखिए, हर रोगी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है तथा उसे इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि वह उसके अनुकूल हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का वजन जो है वो सामान्य है, अर्थात जो अधिक न मोटे हों न दुबले हों, उनके मूत्र में कीटोन उपस्थित नहीं होता है, उन्हें केवल व्यायाम तथा व्यवस्थित आहार से लाभ होता है। इनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। मोटे लोगों के आहार को विशेष रूप से सीमित करने की आवश्यकता पड़ती है और साथ साथ उन्हें शारीरिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों में आहार उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए जो कि उनको मोटापे को कम करें। ठीक है, दुर्बल व्यक्तियों के लिए केवल आहार नियंत्रण से लाभ न हो तो उन्हें अंत में इंसुलिन या उससे अन्य संबंधी औषधियाँ दी जाती हैं मधुमेह के रोग में। और यदि अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में मधुमेह की अवस्था उत्पन्न हो ना चिंता का विषय है। इनके भोजन पर नियंत्रण रखना या रख पाना काफ़ी कठिन होता है। बच्चे अपनी रुचि के भोजन और मिठाइयों के लिए परेशान करेंगे, अतः उनकी परेशानी या उनकी अवस्था को पूर्व ज्ञान कराना और भोजन एवं दिनचर्या के प्रति उनको शिक्षित कराना या उनको अवगत कराना बेहद आवश्यक है। वैसे तो मधुमेह का उपचार मुख्यतः भोजन की व्यवस्था करने से ही हो जाता है, परंतु यदि भोजन व्यवस्थित करने के पश्चात भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहे तो और मूत्र में निरंतर ग्लूकोज निष्कासित होता रहे तो इंसुलिन या अन्य औषधियों का प्रयोग करना होता है। आहार व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए जो कि मोटापे को कम करें या जिससे फैट ना बढ़े। ठीक है, वजन तथा लंबाई के अनुसार सामान्य हो, अधिक श्वेतसार युक्त भोजन पदार्थ न लें ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक न हो। ठीक है, भोजन की मात्रा उतनी ही हो जितनी निर्धारित कैलोरीज ही प्राप्त हो सके, अधिक नहीं। ऐसा नहीं कि आप अत्यधिक भोजन कर लें। भोजन मरीज के लिए रुचिकर तथा आकर्षक ढंग से परोसा जाना चाहिए। ठीक है, और पौष्टिक भी होना चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनके परिचित खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो काफ़ी फल होते हैं, जैसे 4 पूछा गया, आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। परिरक्षण किए जाने वाले 4 फल हैं जिसमें आम है, सेब, अनानास, आंवला, चेरी इत्यादि। इनसे बनाने वाले जूस, मुरब्बा, अचार आदि परिचित खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आम का जूस, जेली, अचार, मुरब्बा आदि बनाया जा सकता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो वर्ष 1966 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे, आशातीत वृद्धि हुई थी। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों को उपयोग द्वारा कृत्रिम उपज में आशातीत कम जोत में वृद्धि करना था और इसे ही हम हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों की जो उपयोगिता है वो निम्न है, जिसमें इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उपयोग किया जाता है इनका। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। काफ़ी हमारी जो प्रतिजैविकी हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार होती है। कृषि में मृदा की उर्वरता को वृद्धि करने के लिए, ह्यूमस बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। टीका जैसे कि वैक्सीन जो तैयार होती है बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में इनकी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं या सहायक होते हैं। जंतुओं को बीमारी से बचाने के लिए किण्वन में सहायक, पौधों के रोगों से बचाते हैं और अल्कोहल, शराब या एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। तो अब बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे सूक्ष्म जीवों के उपयोग या लाभकारी सूक्ष्म जीव, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संपदा जलवायु, जंगल, पहाड़, नदियाँ, समुद्र तथा धरती से मिलने वाली खनिज पदार्थ, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सभी हमारे प्राकृतिक संपदा हैं और इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रकार के कई सराहनीय कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो जंगलों की कटाई रोकी जाए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, खनिज पदार्थों का दोहन कम किया जाए, जल संरक्षण के लिए नदियों पर बांध बनाए जाए तथा जल की बर्बादी रोकी जाए, वर्षा को जल को बहने से रोका जाए तथा उचित संचयन किया जाए। ठीक है, पेट्रोल डीजल वाहन कम करके बैटरी चलित वाहन प्रयोग में न लाए जाएं, सौर ऊर्जा को अधिकाधिक प्रयोगों में करके विद्युत बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके माध्यम से हम प्राकृतिक पदार्थ या संपदा है उसकी रक्षा भी कर सकते हैं, इनको संरक्षित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिजैविकी दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखिए। तो प्रतिजैविकी दवाएं वह होती हैं जो बीमारी के विषाणु को मारती हैं तथा रोगों से लड़ने वाले जीवाणु को बल प्रदान करती हैं, यानी उनको प्रबलता, आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाती हैं। ठीक है, और इनका उपयोग ऑपरेशन के बाद घाव सुखाने, वायरल फीवर और जुकाम, पेट दर्द जैसी बीमारियों, हैजा, चेचक, पेचिश आदि के लिए ठीक करने में होता है, वो आपकी प्रतिजैविक दवाएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, पत्तियों के क्या कार्य हैं लिखिए। ठीक है, तो देखिए पौधे के
मुख्य भाग होते हैं पत्तियाँ, ठीक है। तो भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ये हरित लवक यानी क्लोरोफिल नामक पदार्थ की सहायता से उनके लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्मित करती हैं। पौधों के लिए सांस लेने का काम करती हैं, क्योंकि इसके पौधों के पिछले पत्तियों का जो पिछला भाग होता है उसमें रंध्र होते हैं, जिसमें वाष्पोरजन और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होती हैं। पत्तियां उत्स्वेदन क्रिया को नियंत्रित करती हैं, यानी जिसे हम वाष्पोरजन कहते हैं, ठीक है। कलिकाओं की भी सुरक्षा प्रदान करती हैं पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊष्मा संचरण की हमारी 3 विधियां हैं, संचालन है, संवहन है और विकिरण है, ठीक है। तो एक एक विधि को अच्छे तरीके से या प्रॉपर तरीके से भी पूछी जा सकती है, तो आप बता पाएंगे। तो संचालन वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्वयं चलकर जाती है, जैसे चिमटे से आग पकड़ते हैं, रोटी सेकते हैं तो उसका एक सिरा आग के संपर्क में होता है और अब धातु के अणु उस ऊष्मा को दूसरे अणुओं को आगे और दे जाते हैं, अर्थात ऊष्मा स्वयं चलकर एक अणु से दूसरे अणु और तथा तीसरे अणु तथा धीरे धीरे पूरे चिमटे को गर्म कर देती, इसलिए इसे संचालन अथवा स्वयं चालन की विधि भी कहा जाता है, ठीक है। ऊष्मा का जैसे कि आपने देखा होगा, आप स्टोव पे चाय बना रहे हैं या कुकर से पकड़ें तो उसमें जो हैंडल लगा होता है वो इसी कारण लगा जाए, ऊष्मा का संचरण होता है, आपके हाथ में जले नहीं इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है आपका, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, ठीक है, अपने पथ से विचलन हो जाना, ठीक है। जैसे कि अगर सरल से सघन से विरल में जा रहा है तो अब वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण साइन आई, परावर्तन कोण साइन आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। या साइन आई बटे साइन आर इजिकल टू नियतांक, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब या बनने वाला प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहीं पर अगर अवतल दर्पण का पूछ लिया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा, ठीक है। उत्तल के द्वारा सीधा, अवतल के द्वारा उल्टा, उत्तल के द्वारा आभासी, अवतल के द्वारा वास्तविक और वस्तु से छोटा, जबकि अवतल के द्वारा वस्तु से बड़ा, ठीक है, जैसे कि आप देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ या अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में ये बनने की संभावना होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से ज्वाइन किया हुआ, तो आप याद रखेंगे। उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमारे तंत्र भाग लेते हैं, वो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो क्रम भी आपका एक ही सीक्वेंस होता है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक है। पाचन तंत्र में जो हमारे अंग होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है, मुख से प्रारंभ होती है, आहार नाल, यकृत, आमाशय तक, ठीक है। श्वसन तंत्र है आपका नाक, श्वसन नली, श्वसन नलियाँ, फेफड़े आदि, इस तरह आपके क्रम में ये एक सीक्वेंस है, एक तरह जो भी संबंध रखते हैं अंगों का, ठीक है। कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में इसके बनने की संभावना अधिक रहती है मित्रों, इसलिए बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जो रुधिर, रुधिर वाहिकाएँ और हृदय। अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, अधिवृक्क ग्रंथि आदि। तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क, मेरुरज और तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इनमें भाग लेने वाले अंग है ये। पेशी तंत्र है आपका, पेशी ऊतक के द्वारा। जनन तंत्र, वृषण जो नर में है, ठीक है, और अंडाशय मादा में होता है। कंकाल तंत्र जो कि हड्डियों से निर्मित होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है आपके लिए, वायरस, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनने की संभावना है इसकी। तो वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के 2 उपकोषीय संरचना वाले परजीवी होते हैं, ठीक है, वे बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इनका पता चला है, ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं, जीवांत तंत्र के बाहर भी इन्हें कृष्ण रूप में संचित किया जा सकता है। इनके अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान की स्थापना की गई, जो कि 19वीं तथा 20वीं सदी में वायरस जनित रोगों को पता लगाया था, ठीक है। तो लोफले तथा फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा 1897 में जर्मनी के पशुओं में जो खुरपका या मुखपका रोग का पता लगाया था, तो कई बार प्रश्न बनता है कि खुरपका या मुखपका होता है तो ये वायरस संबंधी एक रोग होता है, ठीक है। वाल्टर रीड होता है, इनने महोदय ने 1902 में क्यूबा में के मनुष्य में पीत ज्वर वायरस यानी येलो जो फीवर हो उसकी खोज की थी, ठीक है। और लैंडस्टीनर तथा पोपर महोदय के द्वारा 1909 में
पोलियो वायरस की खोज की गई थी, ठीक है। तो कई बार बनता है कि पोलियो वायरस की खोज की गई थी, तो 1909 में लेनिस्टर महोदय के द्वारा, ठीक है। पेटन हराउस महोदय के द्वारा 1990 में मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया गया था इनके द्वारा। और ट्वार्ट महोदय के द्वारा 1915 में डी हेरल द्वारा बैक्टीरिया फेज की खोज की गई थी। इन्हें फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो इसे भी आप बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। तो जीवाणु के जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं। जीवाणु सरल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। अधिकांशतः जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। इनकी कोशिका की रचना, यानी कोशिका की रचना होती है सरल होती है। ये अकेले व समूह में भी मिलते हैं, यानी अकेले भी मिल सकते हैं, समूह में मिल सकते हैं। इनकी कोशिका जो होती है वो प्राइकोरेटिक होती है, ठीक है। कोशिका कैसी होती है, प्राइकोरेटिक होती है। जीवाणु कोश में नीले हरे शैवाल की तरह वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब प्रश्न बनता है, तो इनमें वास्तविक केंद्र नहीं मिलता है। केंद्रक में केंद्रक कला तथा न्यूक्लियस का अभाव होता है, परंतु डीएनए तथा आरएनए में मिलते हैं, ठीक है। यानी केंद्रक जो होती है, केंद्रक को न्यूक्लियोइड या उम्मीद करता हूं मित्रों कि हमारे द्वारा जो आपको प्रीवियस ईयर्स के 2016 से लेकर के 2018 तक अब तक आए हुए सभी लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए भी 2019 को भी श्रृंखलित किया हुआ है इसमें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर भी दबाएंगे, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे समय से आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए नमस्कार, धन्यवाद।